गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 78 पर आ जाइए। यूपीपीएससी के लिए प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 78 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं, कुछ और है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 पर आ जाइए। भारत निर्माण निम्नलिखित में से किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारत निर्माण कार्यक्रम या भारत निर्माण योजना, किसको विकसित करना है? भारतीय ग्रामीण जीवन। देखिए, ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह जो कार्यक्रम है मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें है बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास। नंबर 3 पर आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा। नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक का विकास जो है अर्थशास्त्री स्वर्गीय महबूब उल हक के कुशल निर्देशन में किया गया था। नॉर्मन बोरलॉग की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है इनको। गरीबी रेखा निकालनी है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लेंगे हम? हेड काउंट रेशियो, साक्षरता यानी लिटरेसी, भारत में कैलोरी, प्रति व्यक्ति औसत आय। पर कैपिटा इनकम तो लेते हैं, प्रति व्यक्ति औसत आय। हेड काउंट रेशियो ये भी है, भारत में कैलोरी भी है, लिटरेसी नहीं है, साक्षरता नहीं है। तो गरीबी रेखा का आकलन करने हेतु साक्षरता का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। बाकी सारे जो विकल्प में दिए उनका उपयोग किया जाता है। हेड काउंट रेशियो की बात करें तो हेड काउंट रेशियो जो है उस आबादी का अनुपात है जो गरीबी रेखा के नीचे मौजूद रहती है, तो ये तो शामिल होगा ही होगा। नंबर 5 पर आ जाइए। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? वहीं स्थित है जहाँ स्थित है FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उत्तराखंड के देहरादून में। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में स्थित है, और राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान वो कोलकाता में है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान वो सिकंदराबाद में है। कपार्ट एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है जो निम्नांकित के अधीन काम करती है। किस मंत्रालय के अधीन काम करती है कपार्ट? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय या नीति आयोग? नीति आयोग नहीं है, उद्योग मंत्रालय नहीं है, कृषि मंत्रालय नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो कापार्ट एक स्वायत्त संस्था है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करती है। कापार्ट की स्थापना जो है वो 2 एजेंसियों को मिलाकर हुई थी। एक है काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट फॉर रूरल टेक्नोलॉजी और दूसरी है पीपल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट। कापार्ट 1980 के संस्था पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था मानी गई है। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले महिला राज्यपाल बनाई गई थी? तो उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है, बी है इसका आंसर। नाम है उनका सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। यह अगस्त 1947 से मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के पद पर आसीन थी। नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया था? लुप्त होती महिलाओं का विचार दिया था अमर्त्य सेन ने। देखिए, लुप्त होती महिलाओं का विचार अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया। इन्होंने वर्ष 1990 में यूरोप और एशिया में लिंगानुपात की तुलना करते हुए यह विचार दिया था। बायोडीजल के रूप में प्रयुक्त होने वाला पौधा रतन जोत यानी जेड्रोफा की बात हो रही है। कितनी होती है इसकी आयु? जेड्रोफा देखिए बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाला पौधा है ये, और इसकी उम्र भी बहुत 40 से 50 साल।
तो रतन जोत या जट्रोफा हमेशा हरा भरा रहने वाला और शीघ्र वृद्धि करने वाला पादप है। इसकी ऊंचाई होती है 4 से 5 मीटर और आयु है इसकी 40 से 50 वर्ष। और भारत में इस वर्ग की कुल 13 प्रजातियां पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? कितनी है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 16.51%। तो देश की कुल आबादी का 16.51 भाग उत्तर प्रदेश में निवास करता है। यह आंकड़ा जनगणना 2011 के अनुसार ही है, क्योंकि 21 की तो हुई नहीं अभी तक। नंबर 11 पर आ जाइए, किसी भी राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, जैसे केंद्र में धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उसी तरह राज्य सरकार में भी केवल विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। तो किसी भी राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी प्रकार केंद्र सरकार में है। ठीक है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। बफेलो बालोस अफवाह बेचनों का उदाहरण किस देश में दिखाई देता है? भारत में तो है नहीं, ये अमेरिका में है। देखिए, पवन द्वारा असंगठित ढीले कणों को उड़ा लिए जाने से बने गर्त को अपवाह बेसिन कहते हैं। अमेरिका के ग्रेट प्लेस में लघु आकार वाली अपवाह बेसिनों को बफेलो बालास कहते हैं, बफेलो बालोस कहते हैं। 13वां प्रश्न है, अल्लाह का बांध निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अल्लाह का बांध स्थित है कच्छ की खाड़ी में। देखिए, भारत में कच्छ की खाड़ी के निकट 24 किलोमीटर लंबी भूमि कई किलोमीटर ऊपर उठ गई है, जिसे बोलते हैं अल्लाह का बांध। नंबर 14 पर आ जाइए, विश्व का सबसे दलदली क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे दलदली क्षेत्र है सूडान बेसिन। सूडान बेसिन मुख्यतः 300 मीटर से नीचे की ऊंचाई में आता है और यह जो क्षेत्र है वो नील नदियों के द्वारा सिंचित है। यह क्षेत्र संसार के सबसे दलदली क्षेत्र है, जिसे सुड कहा जाता है। नंबर 15 पर आ जाइए, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है डेन्यूब नदी। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? पूछ लेते हैं एग्जाम में, सीन नदी के किनारे। तो डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर ब्लैक सी यानी काला सागर में गिरती है और यह 4 राजधानी शहरों यानी वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड से प्रवाहित होती है। काला सागर हो गया, लाल सागर हो गया, कैस्पियन सागर हो गया, इन सब के जितने भी तटीय देश हैं पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है। नंबर 16 पर आ जाइए, सोल्फ तारा निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना से निर्मित होता है? सोल्फ तारा बताइए, भूकंप, सुनामी, चक्रवात या ज्वालामुखी? सोल्फ तारा है वोल्केनो से, ज्वालामुखी से। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले धुआंरे के समय वाष्प तथा गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ में गंधक की प्रमुखता को सोल्स तारा कहते हैं। नंबर 17 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? देखिए, टमाटर में बहुत सारे अम्ल होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड भी है, उसमें सिट्रिक एसिड भी है, ऑक्जेलिक एसिड भी है, सभी हो गए डी। तो टमाटर जो है वो सोलिनेसी परिवार का सदस्य है। इसमें लगभग 10 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है मौलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। नंबर 18 पर आ जाइए, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है इनमें? देखिए, ग्लूटियस मैक्सिमस तो सबसे बड़ी है, ठीक है, छोटी की बात हो रही है तो स्टेपिडियस हो जाएगी सबसे छोटी, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस तथा सबसे बड़ी है ग्लूटियस मैक्सिमस। नंबर 19 पर आ जाइए, भारत में नीली क्रांति का जनक निम्नलिखित में से कौन है?
देखिए, नॉर्मन बोरलॉग तो विश्व में हरित क्रांति के जनक है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। नीली क्रांति संबंध है किससे? ठीक है, मत्स्य पालन से है। तो अरुण कृष्णन उनका संबंध है भारत में नीली क्रांति से। वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति से हो गए, और हीरालाल चौधरी का संबंध है प्रेरित प्रजनन से, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन को माना जाता है, और नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, जबकि हीरालाल चौधरी को प्रेरित प्रजनन क्रांति का जनक माना जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग का तो सबको पता होगा, यूएसए से थे वो, विश्व में हरित क्रांति के जनक। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है यानी श्वेत ग्रंथियां नहीं होंगी उसके अंदर फिर। इसका उत्तर है कंगारू चूहा। ठीक है, और कंगारू चूहा जो है रेगिस्तान में लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। और ये कंगारू चूहे को लेकर यूपीपीएससी जो है पिछले 8 वर्षों में 2 बार प्रश्न कर चुकी है। तो मरुस्थल में रहने वाले जीवों को जीरो कॉल कहते हैं, और कंगारू चूहे में जो है पसीने की ग्रंथि यानी श्वेत ग्रंथियां नहीं होती हैं, जिससे ये पानी को किसी भी प्रकार से उत्सर्जित नहीं करता। तो कंगारू चूहा इसका उत्तर है। यह है कंगारू रैट, कंगारू चूहा। तो ये 20 मिश्रित प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। धन्यवाद।